बच्चों हम एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन आपको बता रहे थे। उसके मैंने 3 केस लिए हैं। एक लिया मैंने डेल एन जी इक्वल टू 0, एक मैंने लिया डेल एन जी ग्रेटर देन 0, एक मैंने लिया डेल एन जी लेस देन 0। और तीनों केस में हमने के सी के पी निकाल के और ये देखा उनका जो एक्स है या उनका अल्फा वॉल्यूम और प्रेशर के साथ में कैसे कोरिलेट होता है। ठीक है, ये जो बताया ना इसी को मैं समराइज करके लिख देता हूँ। एक टेबुलर फॉर्म में लिखा, यही पॉइंट है, इसी को मैं लिख रहा हूँ। समरी 3 केस हमने बनाया। एक केस हमने बना दिया डेल्टा एन जी इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल लिया H2 प्लस I टू 2HI। इसमें बताया भी था कि जब इसका जो x है और अगर इनिशियल मोल A1 है तो x को अल्फा बोल देते हैं। तो आपने जो डेल एन जी 0 है उसमें देखा ना कि उसका जो x होता है ना वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता और ना ही प्रेशर पे डिपेंड करता। सेकेंड केस के लिया हमने डेल एन जी ग्रेटर देन 0। जब डेल एन जी ग्रेटर देन 0 है, इसका एक एग्जाम्पल लिया हमने डिसोसिएशन ऑफ PCl5। इसमें आपने देखा था इसका x वॉल्यूम के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। जो डेल एन जी लेस देन 0 है, इसमें आपने देखा था x v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और p के डायरेक्टली। अगर वॉल्यूम के इनवर्स है तो प्रेशर की तो डायरेक्टली होगा, तो ये तो वैसे भी ध्यान रह जाता है। ठीक है, इधर देख रहे हैं हम इफेक्ट का मतलब हम देख रहे हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करें तो क्या होगा। तो फर्स्ट देखा अगर प्रेशर इंक्रीज करें तो बोलता है अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन अगर डेल एन जी ग्रेटर देन 0 है तो कोई चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इनका एक्स और अल्फा वॉल्यूम और प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं करता। आगे चलते हैं, डेल एन जी ग्रेटर देन 0। देखो डेल एन जी ग्रेटर देन 0 है ना, अगर डेल एन जी ग्रेटर देन 0 है तो एक्स और वी प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो एक्स बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ाएंगे तो एक्स कम होगा। तो देखा हमने प्रेशर में क्या लिखा, प्रेशर इंक्रीज करें एरो ऊपर जा रहा है, इसका प्रेशर अगर इंक्रीज करें एक्स डिक्रीज होगा। एक्स डिक्रीज होने का मतलब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होने का मतलब इक्विलिब्रिया पीछे की ओर जाना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होने का मतलब इक्विलिब्रिया आगे की ओर जाना। इक्विलिब्रिया अगर आगे की ओर जाता है इसका मतलब होता है PCl5 पर डिसोसिएशन इंक्रीज होगा। इसका मतलब होता है मोर अमाउंट ऑफ PCl3 एंड Cl2 आर फॉर्म्ड। अल्फा बढ़ने का मतलब है इक्विलिब्रिया जो आगे जाता है ना, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा और रिएक्टेंट का कम होगा। ठीक है, एक्स डिक्रीज होने का मतलब इक्विलिब्रिया, एक्स डिक्रीज होने का मतलब PCl5 पर डिसोसिएशन डिक्रीज होगा, या हम बोल सकते हैं PCl3 और Cl2 का लेस अमाउंट का फॉर्मेशन होगा। एक्स डिक्रीज होने का मतलब एक तरह से इक्विलिब्रिया बैक साइड में चला गया। वॉल्यूम बढ़ाया, वॉल्यूम अगर बढ़ा रहे प्रेशर बढ़ाया तो पता लगा इनवर्स है तो एक्स डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम के साथ डायरेक्टली है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो एक्स हमारा इंक्रीज होगा और इक्विलिब्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इस वाले केस में चलो एक्स वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो एक्स डिक्रीज होगा और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो एक्स इंक्रीज होगा। एक्स इंक्रीज होने का मतलब इक्विलिब्रिया फॉरवर्ड गया और एक्स डिक्रीज होने का मतलब इक्विलिब्रिया बैकवर्ड चला गया। 2 पॉइंट हो गए। इसमें एक पॉइंट और मैं डिस्कस करूंगा आपसे, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। आपने क्या किया, आपको इक्विलिब्रिया दे रखा था और इक्विलिब्रियम पे आपने इनर्ट गैस को ऐड कर दिया। अब आपको मैं समझा देता हूँ इक्विलिब्रियम पे इनर्ट गैस को ऐड करने पर होगा क्या। जब भी हम इक्विलिब्रियम पे इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो उसकी 2 कंडीशन होती हैं, या तो आप प्रेशर को कांस्टेंट रख के इनर्ट गैस ऐड करोगे या फिर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के इनर्ट गैस ऐड करोगे। ऐसे डायरेक्ट ऐड नहीं किया जाता है। 2 कंडीशन है, नंबर 1 या तो हम इनर्ट गैस ऐड करते हैं प्रेशर को कांस्टेंट रख के, नंबर 2 या फिर हम इनर्ट गैस को ऐड करते हैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के। अब इस टेबल के हम थर्ड पॉइंट की अभी बात करते हैं, उसके पहले मैं आपको ये पॉइंट समझा देता हूँ। लिखा मैंने एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट इक्विलिब्रियम। हम क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं। मैंने आपसे क्या बोला, इसके 2 केस बनेंगे। एक तो बनता है वॉल्यूम कांस्टेंट रख के ऐड करो और दूसरा बनेगा प्रेशर कांस्टेंट रख के ऐड करो। केस 1 लिया मैंने, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आपने क्या किया, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा और वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के आप इनर्ट गैस मिला रहे हो। देखो आपके पास एक रिएक्शन है, सपोज यही रिएक्शन ले ली हमने, हम इसी रिएक्शन की बात कर ले। ये PCl5 है, इसे हमने क्या बना दिया, PCl3 प्लस Cl2 बना दिया ना। आप इनर्ट गैस मिला रहे हो, इक्विलिब्रियम पे इनके मोल थे जो भी थे,
सपोज इक्विलिब्रियम इसका ए मोल था, इसका बी मोल था, इसका सी मोल था, आपने इनर्ट गैस मिलाए, इनर्ट गैस मिलाने से क्या इनके इक्विलिब्रियम के मोल चेंज होंगे क्या? तो नहीं होंगे। इसका इनर्ट गैस मिलाने से मोल वो के वही रहेंगे। अच्छा, इनर्ट गैस कब मिला रहे हो? वॉल्यूम कांस्टेंट रख के, मतलब इसका मोल भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम आपने कांस्टेंट रख ही लिया, तो मोल अपॉन वॉल्यूम क्या होगा? एक्टिव मास। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे इन सभी का एक्टिव मास क्या रहेगा? कांस्टेंट। जब सभी का एक्टिव मास कांस्टेंट होगा तो आंसर क्या देंगे? कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए बोलते थे अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस मिलाएंगे तो कोई चेंज नहीं होता है। तो लिखा हमने एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देख लीजिए, इन दिस कंडीशन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज remain constant, therefore there is no change। इसलिए बोलते हैं अगर आपने इनर्ट गैस मिलाई कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड हम मिला रहे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को कांस्टेंट रखा। आप समझिए कि कंटेनर था, आप उसके अंदर ये गैसेस पहले ही है और इनर्ट गैस भी मिला रहे हो, गैस मिला रहे हो और साथ में क्या बोले हो? प्रेशर भी कांस्टेंट रखेंगे। गैस मिला रहे हो, प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा तो तभी होगा जब उसका वॉल्यूम बढ़े। इसका मतलब जब कभी भी कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस मिलाते हैं तो वहां वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो लिखा हमने व्हेन इनर्ट गैस इज एडेड टू एट कांस्टेंट प्रेशर इट देन वॉल्यूम इंक्रीजेस। इसका मतलब जब कभी भी आप कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस मिलाओगे, इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा? तो वॉल्यूम इंक्रीज होने से जो इफेक्ट होता है वही यहाँ पर होगा। अब इफेक्ट क्या होता है? तो इसके हमने वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अब आपने इनर्ट गैस मिलाई कांस्टेंट प्रेशर पर तो समझ में आ गया वॉल्यूम बढ़ेगा। अब वॉल्यूम बढ़ने के बाद क्या होगा? तो इस बात पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस टाइप की है। तो तीन पॉसिबिलिटी होगी, या तो रिएक्शन डेल्टा एन जी जीरो टाइप की होगी, या डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो टाइप की होगी, या डेल्टा एन जी लेस देन जीरो टाइप की होगी। अगर डेल्टा एन जी जीरो टाइप की है तो फिर बोल देंगे कि इसका एक्स तो वॉल्यूम पर डिपेंड ही नहीं करता, इसमें आंसर देंगे नो चेंज। अगर ग्रेटर देन जीरो है जैसे PCl5 का, इसमें एक्स और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपने इनर्ट गैस मिलाई कांस्टेंट प्रेशर पर, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब एक्स बढ़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर एक्स, या ऐसे बोल सकते अल्फा बढ़ेगा। अल्फा बढ़ने का मतलब इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? फॉरवर्ड। तो लिखेंगे ना इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऐसे बोल सकते हैं PCl5 का डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा। अब जो PCl5 है पहले के कंपैरिजन में ज्यादा डिसोसिएट होगा। ऐसे बोल दो अब PCl3 और Cl2 का अमाउंट ज्यादा बनेगा पहले के कंपैरिजन में। हाँ, अगर रिएक्शन ऐसा है डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है, डेल्टा एन जी लेस देन जीरो टाइप की रिएक्शन है और आपने क्या किया? प्रेशर को कांस्टेंट रख के इनर्ट गैस मिलाए तो वॉल्यूम बढ़ा। अब आपको पता है इस डेल्टा एन जी लेस देन जीरो में एक्स और वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्स क्या होगा? कम होगा, एक्स कम होगा, अल्फा कम होगा। अल्फा कम होने का मतलब अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन का डिसोसिएशन डिक्रीज होगा ना। ऐसे बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट हो जाता है। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है। हम उस टेबल पे डिस्कस कर रहे थे ना, तो वो जो टेबल था ना, उस टेबल का जो थर्ड पॉइंट है वही तो उस पे जो डिस्कस कर रहा था मैं। थर्ड पॉइंट क्या था? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इसके दो केस बनाए। केस वन क्या लिखा? कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन का डेल्टा एन जी चाहे जीरो हो या ग्रेटर देन जीरो हो या लेस देन जीरो, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस मिला रहे हो तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो तीनों जगह लिख दिया मैंने नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। सेकंड कैसे लिया? केस क्या लिया? प्रेशर कांस्टेंट पे मिलाया। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अगर डेल्टा एन जी जीरो है तो उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। अपन इस पे चले ग्रेटर देन जीरो, वॉल्यूम बढ़ा। वॉल्यूम अगर बढ़ेगा एक्स और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्स बढ़ेगा, एक्स बढ़ने का मतलब इक्विलिब्रियम हमारा फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इधर वॉल्यूम बढ़ा, एक्स इनवर्स है तो एक्स डिक्रीज होगा मतलब इक्विलिब्रियम हमारा बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप इनर्ट गैस मिला रहे हो तो इनर्ट गैस मिलाते समय ये देखना पड़ेगा आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पर मिलाया या कांस्टेंट प्रेशर पर। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो आंसर देना है नो चेंज, और कांस्टेंट प्रेशर पर है तो उसके देख लेना केस कौन सा है। अगर डेल्टा एन जी जीरो है तो फिर आंसर दे देना नो चेंज। अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक्स बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड चला जाएगा। डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, एक्स और वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनर्ट गैस मिलाए, वॉल्यूम बढ़ा, एक्स कम होगा, इक्विलिब्रियम हमारा बैक साइड में चला जाएगा। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन लिखा मैंने, क्वेश्चन लिखा हुआ है PCl5 पर डिसोसिएशन हो रहा है, हमको PCl3 प्लस Cl2 मिला। व्हेन वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल इज इंक्रीज देन, आपसे बोला गया कि इसका
इक्विलिब्रियम पे हमने जो रिएक्शन वेसल था इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया तो क्या होगा, अब वॉल्यूम बढ़ाया तो आप देखो ये डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है ना, PCl5 पर डिसोसिएशन है, जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है तो आपको याद होगा इसका जो x होता है वो वॉल्यूम के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया ना तो वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब क्या होगा, x का इंक्रीज होना, x इंक्रीज होने का मतलब इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, x इंक्रीज होने का ज्यादा से ज्यादा डिसोसिएशन होगा, मतलब इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे बोल सकते हैं PCl5 पर डिसोसिएशन इंक्रीज होगा, फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इंक्रीज है, ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड लिखा हुआ है मोर PCl3 एंड Cl2 इज फॉर्म्ड, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसका आंसर दे देंगे ऑल ऑफ दी, फोर्थ आंसर इसके लिए आ जाएगा। तो आपको बेसिकली करना क्या होता है, आपको ये देखना है कि वॉल्यूम को मिलाएंगे तो x का क्या होगा, तो उसके लिए पहले x और v के बीच में रिलेशन देखो, या तो डायरेक्टली होगा या फिर इनवर्सली होगा। डायरेक्टली किन में होता है, जिनका डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 होता है उनमें डायरेक्टली होता है, और जिनका डेल्टा एन जी लेस देन 0 है वहां इनवर्स रिलेशन आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाया मैंने, डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया कैन बी इंक्रीज बाय, अमोनिया का डिसोसिएशन कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। चलिए, डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया कैन बी इंक्रीज बाय, ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट दे रखा है बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम, सेकंड दे रखा है बाय डिक्रीजिंग प्रेशर, थर्ड है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, एंड फोर्थ दे दिया नन ऑफ दिस। अमोनिया का डिसोसिएशन, एक काम करते हैं, अमोनिया के डिसोसिएशन की रिएक्शन लिखे NH3, इस NH3 से क्या बनेगा, इस NH3 से बनेगा N2 + 3H2। इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी निकाले, इसका डेल्टा एनजी कितना आएगा, क्या इसका डेल्टा एनजी पॉजिटिव आएगा। आप सोच रहे होंगे ना कि अमोनिया में तो सर नेगेटिव आता था, अरे ये वो अमोनिया फॉर्मेशन था, यहाँ पर मैंने अमोनिया का डिसोसिएशन लिखा है ना, तो डिसोसिएशन का पॉजिटिव आ गया। अब अगर ये पॉजिटिव है तो आपको पता है पॉजिटिव, जिनका डेल्टा एनजी पॉजिटिव होता है उनका x और v तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या आप ये भी लिख सकते थे, याद है आपको, मैंने समझाया था ना, x प्रोपोर्शनल टू क्या लिखवाया था, v पावर डेल एनजी, डेल एनजी कितना हुआ 4 - 2 कितना आ गया 2 अपॉन 4, इसको देख के पता लगा इसका x v के पावर 1/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कुल मिला के है तो डायरेक्टली ना। चलिए जी, अब हमसे बोला गया अमोनिया इंक्रीज करना है, यानी अल्फा इंक्रीज करना है, तो तरीका क्या है, अगर आप अल्फा इंक्रीज करना चाह रहे हो तो क्या कहेगा, वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, वॉल्यूम अगर बढ़ा रहे तो प्रेशर कम होगा, इसका मतलब आंसर क्या देंगे भाई इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ये भी सही है, x v के डायरेक्टली है तो x p के इनवर्स होगा, इसका मतलब इसका आंसर देंगे फर्स्ट, मतलब इसका आंसर दिया जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन N2 + 3H2 जो 2NH3 बना दिया, व्हाट हैपेंस व्हेन इनर्ट गैस हीलियम इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि अमोनिया का फॉर्मेशन है और हम इस पर इनर्ट गैस मिला रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पर। समझ लेना, जब भी इनर्ट गैस का क्वेश्चन आए सबसे पहले ये देख लेना क्वेश्चन के अंदर कि उसने कांस्टेंट प्रेशर बोला या कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम बोला है तो फिर तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर ही नो चेंज होगा। अब प्रेशर कांस्टेंट है, अब याद करो अगर प्रेशर कांस्टेंट है इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, तो आप सबसे पहले इस अमोनिया के लिए देखो x और v में रिलेशन क्या होता है, तो याद आ गया x और v के अंदर इनवर्स का रिलेशन होता है अमोनिया के लिए। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो x क्या होगा, डिक्रीज होगा, x का अल्फा डिक्रीज होगा, अल्फा डिक्रीज होने का बाद इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, या तो ऐसे बोल सकते हैं कि अल्फा डिक्रीज होगा, ऐसे बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम देखो अगर फॉरवर्ड जाए तो फॉरवर्ड में तो अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है और बैकवर्ड में अमोनिया का डिसोसिएशन हो रहा है, तो बैकवर्ड शिफ्ट होने का मतलब अमोनिया का डिसोसिएशन इंक्रीज होगा। तो आप ये भी बोल सकते हैं डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया इंक्रीजेस, अमोनिया का डिसोसिएशन इंक्रीज होता है। ठीक है, हमने आपको एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन बताया था, ये तो इनर्ट गैस मैंने समझा दिया तो उसके बीच में क्वेश्चन करा दिया। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन बताए थे, उसके बहुत सारे क्वेश्चन तो हम बना चुके हैं, कुछ एक क्वेश्चन और है उनको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया मैंने फॉर द रिएक्शन H2 + I2 से हमने 2HI बना दिया, इसका किसी तरह का हमको 2 पूछ रहा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, हमसे पूछ रहा है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देखो। ठीक है, रिएक्शन हमको क्या दे रखी, रिएक्शन हमको दे रखी है H2 + I2, H2 + I2 से हमने 2HI बना लिया।
अब मोल हमको लेना t इक्वल टू 0 पर। हमने बोला जब t इक्वल टू 0 है, सुनो अगर क्वेश्चन आ जाए और आपको मोल नहीं दे रखे कि कितने मोल लेने, तो क्या काम करो, जो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, वही उसके मोल लेके क्वेश्चन को सोल्व कर लिया करो। तो हमने क्या किया, इसका दोनों का 1 1 मोल ले लिया, 1 मोल लिया। इक्विलिब्रियम पे बात करें, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे लिखेंगे 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, और इसको क्या लिखेंगे हम, 2 अल्फा। अगर हम इसका केसी लिखें तो केसी इक्वल टू आ जाता है इसके लिए 2 अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, ये लिखेंगे। और केसी कितना दे रखा हमको, 2 दे रखा, हमने इसका रूट लिया, इसका रूट लेंगे तो बन जाता है 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इक्वल टू √2। यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, या चलो क्रॉस मल्टीप्लाई रहने देते हैं, इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, इसको इन्वर्ट करके लिख देते हैं। इसको मैंने लिखा इस 2 को उधर भेज देते हैं, अल्फा निकालना है ना। चलिए जी, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, अल्फा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इक्वल टू, हमने लिखा √2 अपॉन 2, इसको बोल देते हैं 1 अपॉन √2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको वापस इन्वर्ट करें तो इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास √2, ठीक है। या एक काम करते हैं ना, आपको ऑप्शन के की फॉर्म में दे रखे हैं ना, इस क्वेश्चन को अपन ऐसे कर लेते हैं। हम आपसे से बोल देते हैं इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc2 ना बोल के, और मैं से बोल देता इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इक्वल टू है K, ठीक है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इक्वल टू है K, ये लीजिए, इसका इक्विलिब्रियम Kc इक्वल टू K लिखा हुआ है। इसको के ले लेते हैं ना, ठीक है, के लिया तो ये बनेगा √k, ठीक है। इसको हटा देते हैं, दोबारा देख लेते हैं। देखो हम यहां तक आ गए ना, इस स्टेप तक हम आ गए ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाता है 2 अल्फा इक्वल टू 2 अल्फा इक्वल टू √k इंटू 1 माइनस अल्फा। इसको अपन ऐसे लिखें 2 अल्फा इक्वल टू √k माइनस अल्फा √k, ठीक है। इसको उधर ला देते हैं तो ये लिखा हमने 2 अल्फा प्लस अल्फा √k इक्वल टू √k। यहाँ से हम अल्फा कॉमन लें तो ये बन जाएगा 2 प्लस √k इक्वल टू √k। हमको चाहिए था अल्फा, अल्फा इक्वल टू हमने लिखा √k अपॉन 2 प्लस √k, ये लीजिए, ये आ गया इसके लिए अल्फा। ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन देखें तो क्या पता लग रहा है, इसका ऑप्शन नंबर 4 है ना, देखो ये तो है ना आपके पास में √k आंसर आना इसके लिए अल्फा इक्वल टू √k अपॉन 2 प्लस √k, √k अपॉन 2 प्लस √k, ठीक है। तो इसका आंसर जो थर्ड है ना, इसको ठीक कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। आंसर दे देंगे इसके लिए, थर्ड आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, PCl5 है, इसका डिसोसिएशन हो रहा है और इसका डिसोसिएशन होके हमको मिलता है PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, इसका डिसोसिएशन हुआ, इससे हमको मिल रहा है PCl3 प्लस Cl2। Initially a mole of PCl5, B mole of PCl3 and C mole of Cl2 were taken alpha is the degree of dissociation of PCl5 if total pressure at equilibrium is 2, then find a partial pressure of PCl3, Cl2 and PCl5। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाए देख लेते हैं। PCl5 पे PCl5 का डिसोसिएशन हुआ, हमको मिलता है PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, और t इक्वल टू 0 पर इसका हमारे पास A मोल है, इसका B है, इसका C मोल है। एट इक्विलिब्रियम पे इसको लिखा हमने A माइनस एक्स, इसको लिखा हमने B, तो ऑलरेडी है B प्लस एक्स, और ये लिखा जाएगा C प्लस एक्स लिखा हमने। हमसे बोला जा रहा है PCl5 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना अल्फा है, यानी अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे आप, अल्फा इक्वल टू होगा x अपॉन a। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकाले, x इक्वल टू आता है a प्लस अल्फा। x की जगह हम ये भी लिख सकते हैं a अल्फा, तो ये बनेगा a माइनस a अल्फा b प्लस a अल्फा, और ये बनेगा आपका c प्लस a अल्फा। आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है तो टोटल मोल चाहिए आपको, हमने सबसे पहले निकाल दिया टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम हो जाता है। इनको ऐड करें a प्लस b प्लस c प्लस ये बनेगा a अल्फा। ठीक है जी, हमको लाना है पार्शियल प्रेशर। सबसे पहले हम निकाल देते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, इसका मोल फ्रैक्शन वो लिखा जाएगा, इसका मोल a माइनस a अल्फा अपॉन टोटल मोल, ये हमारे पास आ गया a प्लस b प्लस c प्लस a अल्फा इंटू p, ये तो आ गया इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर Cl2 के लिए, और जो पार्शियल प्रेशर Cl2 के लिए होगा वही फिर PCl3 के लिए भी होगा ना, सेम ही तो है, नहीं अलग है यार, पोल अलग अलग है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पार्शियल प्रेशर हमने ले लिया PCl3 के लिए, तो PCl3 का मोल कितना है, इसका मोल है B प्लस a अल्फा अपॉन टोटल मोल a प्लस b प्लस c प्लस a अल्फा, ये लीजिए, ये इसका पार्शियल प्रेशर आ गया। एक लास्ट हमको चाहिए पार्शियल प्रेशर Cl2 के लिए, तो Cl2 का मोल कितना लिखा हमने C प्लस a अल्फा अपॉन टोटल लिखा हमने a प्लस b प्लस c प्लस a अल्फा। ऐसे करके हमने इस सबके पार्शियल प्रेशर निकाल लिए। होगा क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। PCl5 का डिसोसिएशन हुआ, हमको मिलता है PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, इनिशियली
2 मोल ऑफ PCl5, 2 मोल ऑफ PCl3, 2 मोल ऑफ PCl3 and 1.5 मोल of Cl2 were taken in 1 liter closed vessel. ठीक है, at equilibrium 2.5 मोल of PCl5 was found. कैलकुलेट Kc, हमको Kc पता लगाना है, इसका Kc क्या होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, इसको सोल्व कैसे करें। ये PCl5 है, PCl5 का डिसोसिएशन हुआ, आपको मिला PCl3 प्लस Cl2 मिल गया। ठीक है, और t इक्वल टू 0 पर इनिशियल में कितना मोल दिया, इसका मोल दे रहा हम 2, इसका मोल हमारे पास 2 है और इसका मोल हमारे पास 1.5 है। हम बात करें इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम। देखो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला, इक्विलिब्रियम पर PCl5 के मोल कितने बने, 2.5 बने। देखो आपने इनिशियल में PCl5 का मोल कितना लिया, 2 लिया और इक्विलिब्रियम पे 2.5 हो गया। इसका मतलब ये हुआ एक तरह से ये तो PCl5 तो डिसोसिएट होने की जगह ये तो बन रहा है। इसका मतलब इस रिएक्शन की बात करें तो इसके अंदर रिएक्शन ऐसे प्रोसीड कर रही है। अरे यार रिएक्शन अगर बैकवर्ड है, मतलब रिएक्शन ऐसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम इसका बैकवर्ड से अटेन हो रहा है। मैंने आपसे बोला था ना इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम आइदर साइड। इस रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम बैक साइड से अटेन हो रहा है। इसका मतलब अब इसमें क्या बोलेंगे, PCl3 और Cl2 डिसोसिएट होंगे और ये बनेगा, यही तो मतलब हुआ। अब इन दोनों की स्टोइकियोमेट्री 1 है तो इसको अपन ऐसे लिख दें, 2 माइनस x लिखें, इसको 1.5 माइनस x लिखें और इसको लिख देते हैं हम 2 प्लस x। ये तो लिखोगे, क्वेश्चन में क्या दिया, इसका 2.5 मोल बना, यानी 2.5 किसका वैल्यू है, ये बोलता है 2 प्लस x का वैल्यू 2.5 है। तो आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेना, x कितना आएगा 0.5 आएगा, x की वैल्यू 0.5 रखें तो ये बन जाता है 2.5, x का वैल्यू 0.5 रखते हैं ये बनेगा 1.5 और ये बनेगा आपका 1.0 ही है। आपको Kc लेकर आना है, इसका Kc निकालते देखो भाई। अब Kc तो PCl5 के डिसोसिएशन का पूछ रहा है ना, तो उसका Kc क्या लिखा जाएगा, PCl3 इंटू Cl2 अपॉन PCl5 का कंसंट्रेशन लिखेंगे ना। आप लोग करोगे क्या, आप लोग पता है ऐसे कर दोगे कि सर इधर से आ रहा है तो Kc उल्टा करके लिख दे, नहीं Kc तो रिएक्शन के लिए पूछ रहा है ना, तो Kc तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही लिखा जाएगा। यहाँ देखिए तो PCl3 का कंसंट्रेशन कितना, ये 1.5 है, ये हो गया 1.5 इंटू 1.0 डिवाइडेड बाई 2.5। इसको सोल्व करें तो ये हमारे पास आ गया 15/25, 5 से कैंसिल करें ये 3 टाइम्स हो गया और ये 5 टाइम्स हो गया, आंसर 0.6। इसका जो Kc है, Kc का वैल्यू 0.6 आ जाता है, Kc 0.6 आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, टू HI इस हमने बना दिया है H2 प्लस I2। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ HI dissociates in 1 liter vessel। कैलकुलेट Kc, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है तो आप देखिए इसका सॉल्यूशन बता देता हूं मैं। 2HI है ना, 2HI इस हमने क्या बना दिया, H2 प्लस I2 बना दिया है। अब देखो इनिशियल में मोल नहीं दिया ना, मैंने आप सभी भी क्या बोला था, अगर इनिशियल के मोल नहीं दे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ही मोल लेके सोल्व कर लिया करो। तो हमने ले लिया 2, 0 और 0 एट इक्विलिब्रियम। 2 माइनस 2x लिखेंगे, इसको हम x लिखेंगे, इसको हम x लिखेंगे।
क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, इसका अल्फा कितना 40%, अगर इसका अल्फा लिखोगे तो अल्फा कितना आ रहा है, क्या अल्फा रहा है क्या 2x/2 इक्वल टू हमको दे रखा है 0.40। यहाँ से करते क्या, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 0.40 आ जाएगी। अल्फा क्या होता है, डिसोसिएट मोल अपॉन इनिशियल मोल, तो डिसोसिएट 2x है, 2x/2 का वैल्यू कितना है 0.4 है, x इक्वल टू 0.4, x की वैल्यू 0.4 रखे, इक्विलिब्रियम पे मोल कितने आ गए, एट इक्विलिब्रियम x 0.4 रखेंगे, 0.4 का डबल 0.8, इसके मोल तो आएंगे 1.2, ये हमारे पास आएगा 0.4 और ये हमारे पास आएगा 0.4। हमको चाहिए Kc, तो Kc इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, S2 इंटू I2, इसको लिखा हमने 0.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 1.2, ये तो आएगा। 0.7 ने पॉइंट को हटा दिया, 4 4 जा 16, ये आ जाता है 16/12 इंटू 1/10, 4 4 जा 4 3, ये बन जाता है 4/30। इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे 4/30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। फॉर द रिएक्शन हमको एक रिएक्शन दे रखी है, सॉलिड प्लस CO2 गैस, इसे हमने बना दिया है 2CO गैस, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम मोल, एट इक्विलिब्रियम मोल परसेंट ऑफ CO is 50%, व्हाट इज अल्फा, ये लीजिए, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। देखो सॉल्व करते हैं। कार्बन सॉलिड प्लस CO2 गैस है, इस हमने और 2CO गैस बना दिया है। T इक्वल टू 0 पर हमने बोला इसका 1 मोल है, इसका 0 होगा, एट इक्विलिब्रियम 1 - x, और इसको हमने लिख दिया 2x। हमसे क्या बोला, मोल परसेंट ऑफ CO 50% है। अब इसका मोल फ्रैक्शन, मोल परसेंट का मतलब एक तरह से इसके मोल अपॉन टोटल मोल, तो CO के मोल कितने दे रखे हमको, CO के मोल कितने हैं, ये हमारे पास है 2x, ये तो 2x हो गया, टोटल मोल कितना हुआ 1 - x प्लस 2x, ये बनेगा 1 + x, और इसका वैल्यू क्या है, ये 0.50 दे रखा है। इसको सोल्व करके x निकाले तो ये बन जाता है 2x इक्वल टू 0.5 प्लस 0.5x आ जाएगा। x की वैल्यू अगर निकाले, x हमारे पास आ जाता है 0.5/1.5, ये लिखा जाता है 1/3, ये x आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया, अल्फा, इधर इसका अल्फा लिखे, अल्फा इक्वल टू क्या आएगा x/1 डिसोसिएट मोल अपॉन इनिशियल मोल, इसका मतलब आंसर 1/3। इस क्वेश्चन का आंसर आता है 1/3, ठीक है। कर इसको नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन हमको दे रखी है, PCl5 से हमने बना दिया है PCl3 प्लस Cl2, और हमसे बोला जा रहा है इसका Kp है 16, इसका Kp 16 दे रखा है, ठीक है। इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर is reduced to 1/2 of
1/2 of its initial volume, then 1/2 of its initial volume, then Kp for the same reaction, Kp for the same reaction at same temperature is, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 16, सेकंड हमको दे रखा है 4, थर्ड गिवन है 8 एंड फोर्थ गिवन है 2, ये दे रखा है, ठीक है। देखो मैंने आपसे बोला था ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, केसी और केपी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, बोला था आपसे, याद हो तो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डू नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर एंड वॉल्यूम, ना तो प्रेशर पर डिपेंड करता है ना वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ये तो टेम्परेचर का फंक्शन है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर आपको एक रिएक्शन दे रखी है तो आप उसका वॉल्यूम चाहे डबल करो, ट्रिपल करो, प्रेशर चाहे 1/4 करो, 3/4 करो, वॉल्यूम चेंज कितना भी कर दो, प्रेशर में चेंज कितना भी कर दो, उसका केपी किसी का भी चेंज नहीं होता है। तो उसका केपी 16 है, इसका भी केपी 16 ही होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वॉल्यूम डबल कर दे, प्रेशर ट्रिपल कर दे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सीधा सीधा आंसर है। अगर केसी केपी की बात करें तो केसी केपी तो डिपेंड ही नहीं करता है, जब डिपेंड ही नहीं करेगा तो आंसर देंगे रिमेन सेम, उसका आंसर वही रह जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन बना देता हूं। रिएक्शन दे रही है हमको, रिएक्शन हमारे पास है A + B, इस हमने ये C बना दिया और ये सब गैस है। एट इक्विलिब्रियम partial pressure of A, B and C are partial pressure of ABC are 0.15, 0.10 and 0.30 atm respectively, ठीक है। If capacity of vessel is reduced, if capacity of vessel is reduced, then equilibrium is re-established, मतलब equilibria is re-established in new equilibria, partial pressure of A and B become double, then partial pressure then partial pressure of C will be। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे बोला गया एक इक्विलिब्रिया है
क्वेश्चन को समझना, एक इक्विलिब्रिया है और इक्विलिब्रिया के लिए बोला जा रहा है कि ये इक्विलिब्रिया, इसका केपी लिखते हैं सबसे पहले तो, और इसके लिए क्या बोला, एबीसी का पार्शियल प्रेशर दे रखा 0.15, 0.10, 0.30, समझना जब अगर हम इसका केपी लिखे ना, तो केपी क्या लिखा जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लिखोगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का पार्शियल प्रेशर कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, सी का दे रखा है 0.30, ये दे रखा है 0.30, और इसका दे रखा है ए के लिए दे रखा है 0.15, ये दे रखा है हमको 0.15, और बी के लिए दे रखा है 0.10, ये तो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। क्या बोला इसने कि इसकी कैपेसिटी को हमने रिड्यूस कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है इक्विलिब्रिया री एस्टेब्लिश हो गया। तो नई कंडीशन में क्या बोला है, ए और बी का, ए और जो बी है ना, ए और जो बी है, ये तो केपी है। अब नई कंडीशन में क्या बोला है कि जो ए और बी है उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो गया, उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो डबल हो गया। ये अपन ऐसे बोल सकते हैं न्यू इक्विलिब्रिया के लिए मैंने क्या लिखा, केपी डैश लिखा। तो केपी डैश क्या होगा, पीसी डैश अपॉन पी ए डैश, और ये लिखा जाएगा पीबी डैश लिखा जाएगा। पर आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो वो का वही रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं, अरे वो तो वही रहेगा ना। तो केपी की जगह तो हम ये लिखेंगे ना 0.30, और ये बना आपका 0.50 इंटू 0.10, समझ में आ गया। पीसी डैश हमसे पूछ रहा है, ये पीसी डैश लिखा, पी डैश क्या बोला, डबल हो गया, पहले 0.5 था, 0.5 का डबल का मतलब ये 1 हो गया। पीबी डैश डबल हुआ, पहले 0.1 था, 0.1 का डबल का मतलब ये 0.2 हो गया, इक्वल टू 0.30 अपॉन 0.50 इंटू 0.10। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करें तो जो पीसी डैश है ये हमारे पास आ जाता है 0.30 इंटू 0.20 डिवाइडेड बाई 0.50 इंटू 0.10। इसको सोल्व करें, पॉइंट्स मैंने सारे हटा दिए, ये लीजिए 0 0 0 0, ऊपर हमारे पास आया 6, नीचे आएगा 5, 6/5, 6/5 क्या होगा 1.2 ATM, नया प्रेशर 1.2 ATM आ गया। ये तो मैंने इस क्वेश्चन को मेथड से सोल्व कर दिया। अब इसको मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव कैसे बना था, तो मैंने आपसे क्या बोला कि केपी वो का वही रहेगा, इसको आपने डबल किया, इसको डबल किया, मतलब नीचे कितना आ गया 4, तो कांस्टेंट कब रहेगा, जब ऊपर भी 4 है। अरे यार ऐसे तो होगा ना भाई, आपने ये डबल किया, इसका मतलब नीचे आपके कोएफिशिएंट 4 आ गया ना। अगर मैं ऊपर भी 4 रख दूं तो 4 रखने का मतलब केपी वो का वही रहेगा ना। इसका ऊपर का प्रेशर कितना हो जाएगा, सी का 4 टाइम्स, पहले कितना था 0.30, 4 टाइम्स का 1.2, ये तो आंसर आ रहा है ना, 1.2 ATM आ जाता है। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप इसको डायरेक्ट बिन बना सकते थे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो केपी केसी है वो प्रेशर और वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं होते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। One mole each of A and B and 3 mole each of C and D were taken in 1 liter vessel, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 2.254, A प्लस बी हमने बना दिया, C प्लस डी। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको दे रखा है 2.25। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A and C, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A and C will be in रेशियो। आपको बताना है A और C की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के बीच में रेशियो क्या होगा, ठीक है।
ऑप्शन दे रखे हैं 2 3 3 2 1 2 एंड 2 1, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमसे बोला गया a प्लस बी है, a प्लस बी, इस a प्लस बी से हमने ये c प्लस डी बना दिया है। और t इक्वल टू 0 पर हमसे क्या बोला गया, इसका कितना मोल है 1, ये भी 1, और ये हमने ले लिया 3, और ये भी हमने 3 मोल ले लिया। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, हम अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसको लिखा हमने 1 माइनस एक्स, ये लिखा जाएगा 1 माइनस एक्स, 3 ऑलरेडी है, x बनेगा 3 प्लस एक्स, और इसको लिखा हमने 3 प्लस एक्स, ये लिखेंगे ना। इसका अगर केसी लिखा जाए तो केसी क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इसको हमने लिख दिया 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और केसी कितना 2.25 दिया जाएगा, 2.25 इक्वल टू 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दिया जाए। इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करें तो 2.25 है, इसका स्क्वायर किया, सॉरी यही तो लिखा है ना हमने, 2.25 इक्वल टू हमारे पास है 3 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये लिखा हमने। इसका अगर रूट ले तो 2.25 का रूट आएगा 1.15, 1.5। इसका रूट तो आपके पास आ जाएगा 1.5, ये 1.5 इक्वल टू क्या लिखा हमने 3 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 1.5 माइनस 1.5 एक्स इक्वल टू 3 प्लस एक्स, हम यहाँ तक पहुँच गए। इसको सोल्व करें 1.5 एक्स को उधर ले जाए तो ये बन जाता है 2.5 एक्स इक्वल टू 1.5 माइनस 3, यानी हम इसे लिख दें 2.5 एक्स इक्वल टू आ गया माइनस 1.5, एक्स इक्वल टू आ गया मेरे पास में माइनस 1.5 अपॉन 2.5, ये आ गया मेरे पास x माइनस, जो कि माइनस थोड़ी ना हो सकता है। हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो हमारा x क्या आ गया, x माइनस में आ गया ना, तो क्या x माइनस हो सकता है क्या, तो हो नहीं सकता ना। इसका मतलब हमने क्वेश्चन में गड़बड़ क्या करी है, अब मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में गड़बड़ हमने ये करी है, इसने क्या बोला, ए और बी दोनों के 1 मोल है और सी और डी दोनों की स्टार्टिंग में 3 मोल है, तो यार प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है और इसके कम, इसका मतलब इसका जो इक्विलिब्रिया है ना वो बैक साइड से ट्रेंड हो रहा है, फॉरवर्ड से नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसमें सी और डी तो डिसोसिएट होंगे और ए और बी बनेंगे। तो ये क्वेश्चन में ये आपको देखने से पता लग जाएगा। वैसे देख लो ना यार, इसके 1 मोल है और 3 है, इसका मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट करके क्या बनाएगा, रिएक्टेंट बनाएगा ना। इसका मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं सोल्व कर सकते थे। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे वो समझो। ये तो हो गया इनकरेक्ट मेथड। अब a प्लस बी हमने क्या बना दिया, c प्लस डी बना दिया। t इक्वल टू 0 पर हमने क्या ले लिया, 1 1 और इसको ले लिया 3 और 3। इक्विलिब्रियम पे क्या लिखेंगे, ये डिसोसिएट होंगे, इसको लिखा जाएगा 3 माइनस एक्स और इसको हमने लिख दिया 1 प्लस एक्स और ये भी लिखा जाएगा 1 प्लस एक्स। केसी की बात करें तो केसी कितना दे रखा है 2.25, ये क्या होगा प्रोडक्ट हमारे पास है 3 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये लिखोगे। इसका रूट ले, इसका रूट आता है 1.5 इक्वल टू 3 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 1.5 प्लस 1.5 एक्स, 1.5 प्लस 1.5 एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स, ये लीजिए। इसको और आगे देखें 1.5 को उधर इसको इधर लाते हैं तो ये लिख सकते हैं 1.5 एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 3 माइनस 1.5, या हम इसको लिख सकते हैं ना 2.5 एक्स इक्वल टू 1.5। यहाँ से अगर देखा जाए x आता है 15/25, इसको अगर देखें 5 से ये 3/5, ये x की वैल्यू हमारे पास में 3/5 आ गई है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है इक्विलिब्रियम पे A और जो C है ना उसकी कंसंट्रेशन का रेशियो। वॉल्यूमेट्रिक लीटर है, इक्विलिब्रियम पे A का कंसंट्रेशन कितना है, A का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे 1 प्लस x है और C का कंसंट्रेशन 3 माइनस x है। तो अपन इसको लिखे
1 प्लस 3/5, ठीक है, और ये बन जाएगा 3 माइनस 3/5। इसको देखें, ये बना हमारा 8/5 और ये आ जाता है 5, 15, ये आ जाएगा 12/5। 5 से 5 गया, इसका सिंपल रेशियो देखें तो इसका सिंपल रेशियो मेरे पास आता है 4 2 जा 8 और 3, आंसर 2:3। देखें तो ऑप्शन 2:3, इसका फर्स्ट आंसर दे रखा है 2:3। ये आपका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।